गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में। फ्लूवियल लैंडफॉर्म की यदि बात करी जाए तो ये वही लैंडफॉर्म्स होती हैं जिनका निर्माण बहते हुए जल के द्वारा या फिर नदी के द्वारा किया जाता है। और ये बहता हुआ जल या नदी जो है अपने उद्गम स्थान से किसी भी झील से, किसी भी हिम नदी के मुहाने से लेकर जब ये प्रवाहित होना शुरू होती है, बहना शुरू करती है और जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत सारी तरह की जो सतलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। और इन्हीं सतलाकृतियों को, इन्हीं लैंडफॉर्म्स को हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं। और इस संदर्भ में देखिए, यदि हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स की डेफिनेशंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और बार बार जब भी हम फ्लूवियल प्रोसेस की बात करेंगे, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, तो रह रहकर ये शब्द जो है वो प्रयोग करे जाएंगे। तो इनकी कुछ परिभाषाओं को यदि हम पहले समझें, देखिए नदी ये क्या होती है। ये बेसिकली एक रनिंग वाटर है दैट फ्लोज थ्रू ए चैनल एंड ज्वाइंड बाय अदर स्ट्रीम्स और वेरियस ऑर्डर्स। यानी जब भी हम नदी की बात करते हैं तो नदी एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाला वो पानी होता है जिसको अनेक जो है वो स्ट्रीम्स उसको ज्वाइन करती रहती हैं। और ऐसा एक जो जल होता है जो एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होता है, और ऐसा ही प्रवाहित होने वाले मार्ग में चलने वाली जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं कई सारे ऑर्डर्स की, वो उसको ज्वाइन कर लेती हैं। तो ऐसा जो है वो हमारी रिवर कहलाती है। मीन्स रनिंग वाटर that flows through a definite path and joined by other streams of various orders। अब ये जो नदी होती है इसका उद्गम स्थान क्या होता है, सोर्स क्या होता है, कहाँ से ये नदी का उद्गम हो सकता है। ये दो सरिताओं का मिलन हो सकता है, ये कॉन्फ्लुएंस हो सकता है टू स्ट्रीम्स का। जैसे गंगा नदी के संदर्भ में बात करी जाए तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दो नदियाँ आकर मिलती हैं। और उसके बाद जो है जो स्ट्रीम, जो रिवर डेवलप होती है उसको हम गंगा नदी के नाम से पुकारते हैं। तो ये दो सरिताओं का संगम स्थल हो सकता है। ये कोई झील हो सकती है, जैसे यदि हम बात करें सिंधु नदी की, या फिर हम जो है वो बात करें ब्रह्मपुत्रा नदी की, तो ये नदियां जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। तो मानसरोवर झील इनका उद्गम स्थान होता है। ये कोई ग्लेशियर का स्नाउट भी हो सकता है। जैसे हम भागीरथी की ही बात करें तो भागीरथी का जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री में जो ग्लेशियर मेल्ट होता है वहाँ से वो नदी जो है वो निकलती है। तो ग्लेशियर का जो स्नाउट, वो जगह जहाँ पर ग्लेशियर पिघलना शुरू होता है और एक वाटर की स्ट्रीम जो है वो वहाँ से बह के चलना शुरू कर देती है, वो नदी का एक उद्गम स्थान हो सकता है। कोई झील हो सकती है, दो नदियों का संगम जो है हो सकता है। माउथ की यदि बात करी जाए, माउथ ये एंड पॉइंट होता है रिवर का। और जैसा कि अल्टीमेट जो बेस लेवल है जिसके बारे में WM डेविस ने भी बात करी थी कि वो अल्टीमेट बेस लेवल जो है सी लेवल होता है। तो नदी का भी जो एंड पॉइंट होता है वो समुद्र ही होता है। और उस पॉइंट को जहाँ पर ये नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है उसको हम माउथ ऑफ रिवर के नाम से जानते हैं। हेड ऑफ रिवर की यदि बात करी जाए, जैसे मैंने बात करी गंगा नदी की, तो वो अलकनंदा और भागीरथी जो दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ से गंगा नदी बनती है। लेकिन अलकनंदा जहाँ से निकलती है और भागीरथी जहाँ से निकलती है, इन दोनों में से सबसे लंबी जो स्ट्रीम होती है वो स्ट्रीम बेसिकली हेड जो है वो कहलाता है उस रिवर का। यानी गंगा नदी के हेड की यदि हम बात करेंगे तो गंगा नदी को ज्वाइन करने वाली जितनी भी स्ट्रीम्स है उन स्ट्रीम्स में से जो लॉन्गेस्ट स्ट्रीम होती है वो जहाँ से निकलती है उस पॉइंट को हम उस रिवर का हेड कहते हैं। और रिवर वैली की यदि बात करी जाए तो ये वी आकार का वो मार्ग होता है जिससे होते हुए वो नदी प्रवाहित होती है। ड्रेनेज बेसिन की बात करी जाए तो ये एरिया होता है जिस एरिया का पानी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। एक वाटर डिवाइड होता है। वाटर डिवाइड की देखिए यदि बात करी जाए तो ये वो अक्षेत्र होता है जिस अक्षेत्र में का जो है जहाँ से, जिस पॉइंट से जो पानी है बरसात का वो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम वाटर डिवाइड का नाम देते हैं। कैचमेंट एरिया की बात करी जाए तो ये पूरा का पूरा वो अक्षेत्र होता है जिस अक्षेत्र से किसी भी नदी को पानी की प्राप्ति होती है, वो चाहे उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू होती है और चाहे डायरेक्ट होती है। ऐसी जगह को, ऐसे एरिया को हम कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में देखिए, यदि हम देखें
तो जब भी बरसात होती है तो ये वो वाटर डिवाइड है। तो बरसात होने के बाद जो बरसात का पानी होता है यहाँ से दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होता है। ये प्रवाहित होने वाला पानी पहले धरातल के ऊपर जो है एक पूरी की पूरी सीट के रूप में जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसको हम सीट फ्लो कहते हैं। ये सीट फ्लो फिर धीरे धीरे जो है एक पतली सी नालिका के रूप में प्रवाहित होता है, जिसका रिल का निर्माण होता है। ये नालिका जब गहरी और चौड़ी हो जाती है तो उसको गली कहते हैं, और गली जब जो है एक गली यानी वो जो पाथ है जिससे वो पानी बह रहा है जब दूसरी को ज्वाइन कर लेता है तो ऐसी परिस्थितियों में ये स्ट्रीम बनती हैं, और उस परिस्थिति में इसको हम फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम का नाम जो है देते हैं। जैसा कि यदि हम स्ट्रोलर का जो स्ट्रीम ऑर्डरिंग मेथड है उसको फॉलो करें तो पहली जो यानी जिस स्ट्रीम को कोई भी दूसरी स्ट्रीम आकर ज्वाइन नहीं करती है ऐसी स्ट्रीम को हम फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम का नाम देते हैं। और फिर जो है ये दो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम मिल गई और उसके बाद जो है ये एक लार्जर चैनल जो है वो डेवलप हो जाता है। और इसको यदि आप इस एरिया में देखें तो ये हमारा ड्रेनेज बेसिन है, जिसका एक ये वाटर डिवाइड है जहाँ से ये दो दिशाओं में पानी जा रहा है। ये एक वाटर डिवाइड है और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इस एरिया का पानी इस एक निश्चित दिशा में जो है नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो आउट हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र को हम ड्रेनेज बेसिन का नाम देते हैं। और एक स्ट्रीम ये है और दूसरी स्ट्रीम ये है, इनके ये बीच का जो क्षेत्र है इसको हम दोआब कहते हैं। इंटरफ्लूविये के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और जैसे कि पंजाब की बात करते हैं तो वो पंच आब है, यानी ऐसी ही जो है वो 5 नदियां जो है उस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिस क्षेत्र को हम पंजाब के नाम से पुकारते हैं। और ये वो वैली होती है, ये वो मार्ग है जिस मार्ग से होते हुए वी शेप का, यदि आप इसकी शेप भी देखें तो वी आकृति है इसकी, वी आकृति का वो मार्ग जिससे होते हुए ये पार जो रिवर का वाटर है वो फ्लो करता है, इसको हम वैली का नाम देते हैं। और फिर देखिए यदि हम बात करें रिवर के कुछ भाग होते हैं, रिवर के कुछ अंग भी होते हैं, उनमें से ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो ये स्ट्रीम होती है दैट फ्लोइंग इनटू और ज्वाइनिंग ए लार्जर स्ट्रीम, यानी ट्रिब्यूटरी उसको कहते हैं जो अपने से बड़ी लेवल की जो स्ट्रीम होती है उसको ज्वाइन कर लेती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड को, सेकंड की थर्ड को, थर्ड की फोर्थ को, फर्स्ट की भी फोर्थ को, फर्स्ट की भी थर्ड को ज्वाइन कर सकती है। यानी एक ये वो ट्रिब्यूटरी वो स्ट्रीम होती है जो अपने से लार्जर ऑर्डर की स्ट्रीम को ज्वाइन करती है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर जो है वो एक नदी का निर्माण करती हैं, और यही नदी जब अपने मुहाने पर पहुंच जाती है, समुद्र के में पहुंच जाती है, तो वहां पर जो स्लोप होता है बहुत कम हो जाता है। नदी में जो पानी है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है और उसमें जो सैंड है उसकी वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप वो नदी कई सारी शाखाओं में बट जाती है, मुख्य नदी। तो ऐसी मुख्य नदी की जो शाखाएं होती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज का नाम देते हैं। अपस्ट्रीम की देखिए यदि हम बात करें तो किसी भी ड्रेनेज बेसिन में जब आप हाइट की तरफ बढ़ते हैं यानी ऊंचाई का अनुसरण करते हैं तो जो स्ट्रीम मिलती है उनको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। और जब आप निम्न भाग की तरफ आपकी गति होती है, मूवमेंट आप करते हैं, तो ऐसी स्ट्रीम्स को हम डाउन स्ट्रीम का नाम देते हैं। डेल्टा ये एक ट्रायंगुलर शेप का वो क्षेत्र होता है जो समुद्र के किनारे पर निर्मित होता है। नदी अपने मुहाने पर इसको निर्मित करती है और अपने साथ लेकर आया गया सारा का सारा जो सेडिमेंट है उस सेडिमेंट को यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। मियांडर की यदि हम बात करें तो जो लूपिंग बैंड होते हैं एक रिवर के, यानी एक जो नदी है वो नदी एक सांप के जो लूप ऑफ स्नेक होते हैं उसकी भांति जब प्रवाहित होने लग जाती है तो ऐसे मार्ग को हम रिवर मियांडर कहते हैं। ब्रेडिड की यदि बात करी जाए तो समुद्र में मिलने से पहले नदी में जो सेडिमेंट है यदि वो डिपॉजिट हो जाता है और कुछ बार्स की डेवलपमेंट हो जाती है, और उन बार्स की डेवलपमेंट होने के परिणाम स्वरूप नदी की जो धारा है वो कई सारे भागों में बट के प्रवाहित होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो पोजीशन डेवलप होती है रिवर की उसको हम ब्रेडिड का नाम देते हैं, यानी ब्रेडिड रिवर जो है उसको कहा जाता है। और ये अगर आप जो है इस डायग्राम में हम देखें तो कई सारी चीज़ें यहाँ से हम इसके समझ सकते हैं। जैसे जो लॉन्गेस्ट स्ट्रीम की बात करी जाए तो ये रिवर का हेड है, उसके बाद ये माउथ है, और यहाँ पर माउथ पे आने के बाद ये जो कई धाराओं में ये विभाजित हुई है इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम देते हैं।
और ये मुख्य नदी का एक मार्ग है जिसको लाल रंग से मैंने अभी डिजिटाइज किया है। और इसमें जो ये दूसरी नदियां आकर मिल रही हैं इनको हम ट्रिब्यूटरीज का नाम देते हैं। और ये ट्रिब्यूटरीज कई सारे ऑर्डर की जो है हो सकती हैं। और जब हम मुहाने से जब शीर्ष की तरफ चलते हैं यानी माउथ टू हेड जब चलते हैं तो रास्ते में ये जो स्ट्रीम आती है इनको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। लेकिन यदि हमारी मोमेंट हेड टू माउथ होती है तो उस स्थिति में जो स्ट्रीम आपके पास आती हैं, आपके रास्ते में आती हैं, उनको हम डाउन स्ट्रीम का नाम देते हैं। और ये जो रिवर को आप देख रहे हैं, जो लूप ऑफ स्नेक की बात करी थी, कुछ इस तरीके से ये प्रवाहित हो रही है, इनको हम मियांडर का नाम जो है देते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल होती है जो हेड टू माउथ रिवर का पूरा जो मार्ग है उसमें मिलने वाली जो सतलाकृतियाँ हैं, जो ग्रेडियंट है, उस ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन जो है इसके द्वारा किया जाता है। वर्क डन की देखिए यदि हम बात करें, कोई भी जो हमारा डेनुडेशन का जो एजेंट होता है, वो जो डेनुडेशनल एजेंट्स हैं उनके द्वारा दो ही काम जो है, वो तीन कह लीजिए, मुख्य तौर पर दो काम होते हैं, एक अपर्दन और एक निक्षेपण। लेकिन अपर्दित पदार्थ को निक्षेपित करने से पहले वो प्रवाहित भी करते हैं, उसको जो है उसका परिवहन भी किया जाता है। तो हम तीन काम यदि लेकर चलें तो रिवर भी जो है वही तीन काम करती है। पहला, ये इरोजन करती है, मटेरियल को अपने पेरेंट पोजीशन से रिमूव कर देती है और ऐसे प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। वो रिमूव्ड मटेरियल नदी के बहते हुए जल का एक हिस्सा बन जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और फिर जब नदी के वेग में अचानक से गिरावट आती है, तेज वेग में गिरावट आने के कारण वही सेडिमेंट जो है रिवर डिपो जमा कर देती है, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है और डिपोजिशन है, ये जो तीनों के तीनों कार्य हैं वो कुछ चीज़ों से प्रभावित होते हैं और निर्भर करते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर पे, यानी नदी में पानी की मात्रा कितनी है, इसके आधार पर निर्धारित होता है कि कितना वो इरोजन कर सकती है और कितना ट्रांसपोर्टेशन उस नदी के द्वारा किया जा सकता है। वेलोसिटी की बात करें तो नदी का वेग कितना है ये भी निर्धारित करता है कि इरोजन, क्योंकि बहुत तेज गति से बह के चलता हुआ पानी बहुत ज़्यादा अपरदन करता है और ऐसा पानी की जो परिवहन क्षमता होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी होती है, वो भी बहुत अधिक जो है वो पाई जाती है। और फिर यदि हम लेवल ऑफ वाटर की बात करें कि एक नदी है, उस नदी में पानी की जो गहराई है वो 2 मीटर है और दूसरी नदी में पानी की गहराई 20 मीटर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 मीटर जो पानी की गहराई है उसको इरोड करने के लिए 20 मीटर का जो डायमीटर एरिया है वो मिलता है और 2 मीटर वाले को केवल 2 मीटर का मिलता है। तो इरोजन का जो काम है वो लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी, वेलोसिटी पे भी, और फिर रिवर लोड पे। नदी के साथ बह के चलने वाला ये जो पदार्थ होता है जिसको हम लोड कहते हैं, वो पदार्थ बार बार नदी की जो बॉटम होती है या किनारे होते हैं उनसे टकराता है और टकराने के कारण एक ड्रिलिंग इफेक्ट डेवलप करता है। जैसे दीवार में कोई भी कील लगाते वक्त आपने जो है उस मिस्त्री को आपने ड्रिल करते हुए देखा होगा, उसके पास ड्रिल मशीन होती है, कुछ ऐसा ही काम जो है वो इस रिवर लोड के द्वारा भी किया जाता है। ये बार बार जब वो सरफेस से टकराता है तो ड्रिल की भांति काम करता है और नदी का वेग अधिक हो तो इसके टकराने की गति भी अधिक होती है और फोर्स भी अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत सारा अपर्दन जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के यदि हम बात करें, नदी के द्वारा अपर्दन और परिवहन का जो काम किया जाता है वो निर्भर करता है उस नदी में पानी की कुल मात्रा कितनी है, उस पानी की गति कितनी है, लेवल कितना है और रिवर में लोड जो है वो कितना पाया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल की भी बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी होती है रिवर की, वो वेलोसिटी के 6 गुना में पाई जाती है, यानी 6 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी। उदाहरण के तौर पे इसको यदि हम समझें, मान लीजिए एक नदी जो है उसका पानी प्रवाहित हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जो है वो प्रवाहित हो रहा है और उसमें जो सैंड है, जो टोटल उसमें सेडिमेंट है वो 100 क्यूसिक सेडिमेंट है। और नदी का वेग यदि डबल कर दिया जाए, यानी नदी अब जो है वो 10 की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित होगी, तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है वो 2 टू द पावर 6 हो जाती है। यानी वो जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाला पानी 100 क्यूसिक सेडिमेंट को ले जाने की क्षमता रखता था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाला पानी
6400 क्यूसिक जो सेडिमेंट है उसको कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। यानी जो वेलोसिटी है वाटर की, जो नदी में बहने वाले जल का जो वेग है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इरोजन पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिवर के देखिए लोड की बात करें तो सोल्यूशन लोड होता है, यानी नदी का जो पानी है वो अपने अंदर बहुत सारी चट्टानों के जो खनिज होते हैं उनको घोल भी लेता है। सस्पेंडेड लोड भी होता है, उसमें वो लोड झूलते हुए भी चलता है। वो बेड लोड भी होता है, उसके जो तली है बॉटम के साथ लुढ़कते हुए भी वो लोड जो है वो चलता है। और इसी में देखिए इरोजन में यदि हम बात करें कि इरोजन नदी के द्वारा जो है वो किस किस प्रकार का होता है, पहले एब्रेजन या कोरेजन की बात करी जाए तो नदी का जो बहता हुआ जल है और उस जल के साथ जो सेडिमेंट रिवर लेकर आ रही है वो सेडिमेंट लगातार उस नदी के किनारों से फ्रिक्शन इफेक्ट डेवलप करता है, घर्षण पैदा करता है। और उस घर्षण के परिणाम स्वरूप बहुत सारी जो चट्टानें हैं वो चट्टानें बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं, पॉलिशिंग हो जाती है उनकी। और ऐसा जो पॉलिशिंग इफेक्ट होता है रिवर के द्वारा, उस पॉलिशिंग इफेक्ट को हम एब्रेजन का नाम देते हैं। जैसा कि इफेक्ट जो है वो हवा के द्वारा 6 फीट की ऊंचाई तक और ग्लेशियर के द्वारा भी जो है अपने सरफेस के ऊपर किया गया था, सेम एब्रेजन इफेक्ट जो है वो रिवर के द्वारा भी डेवलप किया जाता है। दूसरा, यदि हम एट्रीशन की बात करें तो वो जो नदी में बहते हुए पानी में जो सेडिमेंट होता है वो सेडिमेंट आपस में भी टकराता रहता है और उसके आपस में टकराने के कारण जो है वो उसके आकार में लगातार कमी आती चली जाती है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। और ऐसे डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम एट्रीशन कहते हैं। और कोरोजन या सॉल्यूशन की बात करी जाए तो पानी, जैसे कि हम जानते हैं कि ये सबसे अच्छा जो है वो सॉल्वेंट होता है। तो पानी जब किसी एरिया से गुजरता है और उस एरिया में वो चट्टानें पाई जाती हैं जो सोलूबल हैं, जो घुलनशील हैं, तो पानी उनको अपने अंदर घोल लेता है और घोलने के कारण जो है उन चट्टानों का अपरदन हो जाता है। तो ऐसे अपरदन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम कोरोजन का नाम देते हैं। और एक होता है हाइड्रोलिक एक्शन, वो जो बहता हुआ पानी है उसका जो वेग है, जब नदी का बहता हुआ पानी अपने वेग के कारण चट्टानों को अपने मूल स्थान से उखाड़ देता है, तो ऐसा जो उसका इरोजन वर्क जो होता है उस इरोजनल वर्क को हम हाइड्रोलिक एक्शन का जो है नाम देते हैं। यानी कोरेजन रगड़ खाने की वजह से जो स्मूथनिंग इफेक्ट डेवलप होता है नदी में, यदि आप किसी में गए हों और वहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं आप देखेंगे बहुत चिकना होता है उनका सरफेस। और वो चिकना क्यों होता है? क्योंकि वो एब्रेजन इफेक्ट होता है रिवर का, जिसकी वजह से वो स्मूथनिंग हुई है। एट्रीशन आप देखेंगे कि आप हरिद्वार में चले जाएं, हरिद्वार से आप ऋषिकेश जाएं, ऋषिकेश से आप जो है वो शिव जहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ जो है और मूव करें, आप देखेंगे कि जो सेडिमेंट का साइज है वो साइज कम होना शुरू हो गया है। यानी वो जो पत्थर का जो आकार है जो नदी बहाकर लेकर आ रही है वो कम होना शुरू हो गया है। और यदि आप पीछे जाते जाते गंगोत्री तक चले जाएंगे तो आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये एट्रीशन इफेक्ट होता है, यानी नदी के जल के साथ बह के चलने वाले वो कोबल्स, वो पेबल्स, वो बोल्डर्स आपस में टकराते हैं और उनका आकार लगातार कम होता रहता है। और जो जो नदी के जो लंबाई है अपने हेड से जो जो दूरी बढ़ती है, आप पाएंगे कि इन कोबल पेबल्स का जो साइज है वो भी छोटा होता जाता है। लगातार एट्रीशन इफेक्ट होता है। कोरोजन की देखिए यदि बात करी जाए तो कोरोजन जो प्रोसेस होता है ये सॉल्यूशन एक्टिविटी होती है। जैसे लाइमस्टोन के केस में आप जानते हैं, या कुछ चट्टानों में जो है वो नमक की मात्रा हो तो वो पानी के अंदर जो है वो घुल जाता है और उसका एक हिस्सा बन जाता है। और हाइड्रोलिक एक्शन में जो है आप देखेंगे तो बहता हुआ जल जो है, कई सारे वीडियोज भी जो है वो आप देख सकते हैं जो नेट के ऊपर हैं, तो वो बहुत तेज़ी से आता हुआ जल आप देखेंगे। जैसा कि केदारनाथ ट्रेजेडी के टाइम पे बहुत सारे वीडियोज आए थे, तो वो जो बहुत तेज़ी से चलता हुआ पानी आया था, उस पानी ने जो वो डैम्स को ब्रेक कर दिया था, वो जो डैम बना रखे थे, बांध बना रखे थे पानी रोकने के लिए, उस पानी ने उन बांध को तोड़ दिया था। तो वो जो बांध का टूटना था वो असल में हाइड्रोलिक एक्शन था रिवर के द्वारा जो किया गया था। और फिर ये जो अपरदन होता है ये अपरदन 3 दिशाओं में होता है। पहला होता है हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन मतलब नदी अपनी घाटी को लंबा करती है, इसको रिवर लेंथनिंग प्रोसेस का नाम दिया जाता है। यानी
जो उसका हेड था, ओरिजिन प्लेस था, वहाँ से भी नदी पीछे की तरफ हटना शुरू करती है। हेडवर्ड इरोजन, वर्टिकल इरोजन, इसमें रिवर जो है वो अपनी घाटी को गहरा करती है, यानी वैली डीपनिंग प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है। इसमें नदी की घाटी गहरी होती है। और फिर लेटरल इरोजन होता है, इसमें प्रोसेस में जो नदी है वो अपनी घाटी को चौड़ा करती है, यानी अब नदी के आकार, घाटी का आकार जो है वो बढ़ता चला जाता है। आपको यदि पहाड़ों में जाने का मौका मिला हो तो किसी भी बहती हुई नदी को अगर आपने देखा हो और उसी नदी को आपने मैदानी भाग में देखा हो, तो आप मैदानी भाग में देखते हैं कि जो आप उस पहाड़ से मैदानी भाग की तरफ चलते हैं, रिवर की जो वैली है वो वाइड होती चली जाती है, उसका लेटरल इरोजन होता है। और आप जो ऊपर जा रहे हैं उसका वर्टिकल इरोजन होता है, वैली की घाटी काफ़ी गहरी हो, जो वैली है रिवर की वो काफ़ी गहरी होती है। और इसके साथ साथ हेडवर्ड इरोजन भी जो है होता है। ये पिक्चर में देखिए, यदि आप देखें तो ये पहले इस रिवर का ओरिजिन प्लेस था, और यहाँ पर भी जो है वो बहते हुए रिवर जो है ये पीछे की तरफ जो लगातार ये एक्सपेंड करती जा रही है अपनी वैली को, तो ये वो हेडवर्ड इरोजन का प्रोसेस है जिसके द्वारा रिवर की वैली लेंथन होती है। यानी ये रिवर पहले यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, अब इसका ओरिजिन प्लेस ये हो गया है, तो ये डिस्टेंस जो है इसकी इंक्रीज हुई है, वैली की लेंथ जो है वो बड़ी है। ये रिवर वाइडनिंग का प्रोसेस होता है। आप देखेंगे नदी की घाटी जो है वो काफ़ी चौड़ी है, और लेकिन यदि आप इसके पीछे भाग में चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि नदी की घाटी बहुत कम जो है वो चौड़ी पाई जाती है। तो ये लेटरल इरोजन होता है जिसमें नदी अपने किनारों पे इरोजन करती है, किनारों पे कटाव करती है, और उस कटाव की बदौलत अंडर बैंक कटिंग की बदौलत जो है वो रिवर की घाटी लगातार जो है चौड़ी होती चली जाती है। और ये प्रोसेस होता है रिवर यानी वैली डीपनिंग का। यानी ये नदी कभी इस एरिया में बहती थी, लेकिन लगातार जो है इसको अपनी घाटी को ये गहरा करती रही, और उसके गहरा करने के परिणाम स्वरूप अब नदी जो है इतने गहरे भाग में जो है इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। रिवर वर्टिकल इरोजन, रिवर वैली डीपनिंग का प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है। फिर दूसरे प्रोसेस की देखिए, यदि हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इस सेडिमेंट का, इस रिवर लोड का, ये सस्पेंडेड मोड में भी हो सकता है, उस रिवर में झूलते हुए भी ये मूव जो है वो कर सकता है। सॉल्यूशन, जैसा हमने बात करी कोरोजन के केस में कि ये घोल के भी जो है आयनिक फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है। और बेड लोड में देखिए यदि बात करें तो ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन के केस में यदि बात करी जाए तो वो जो हमने हॉपिंग की बात करी थी विंड इरोजन के संदर्भ में, विंड ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में, जैसे मेंढक जो है वो कूदते हुए चलता है, ऐसे ये सेडिमेंट भी जो है वो बार बार रिवर का जो बेड है उससे टकराते हुए यदि चलते हैं तो ट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। और अगर ये जो है सेडिमेंट रिवर का जो बेड है उससे बगैर टकराए जो है उस पानी का हिस्सा बन के चलते हैं तो ये सस्पेंडेड लोड जो है वो कहलाता है। और साल्टेशन की बात करें तो ये जो रिवर का बेड है उस पे जो लुढ़कते हुए मटेरियल चलता है, यानी बड़े बड़े आकार के जो पत्थर होते हैं जो ना तो ट्रैक्ट कर सकते हैं ना सस्पेंड हो सकते हैं, बल्कि वो साल्टेशन प्रोसेस के द्वारा जो है रिवर के द्वारा मूव किए जाते हैं। ये अगर आप देखें तो इस पानी में आयनिक फॉर्म को तो हम नहीं देख सकते हैं जो कि सॉल्यूशन लोड होता है, लेकिन ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हैं, ये सस्पेंडेड मटेरियल होता है। ये वो मटेरियल है जब तक नदी के वेग में कमी नहीं आएगी ये मटेरियल कभी भी बॉटम पे डिपॉजिट जो है वो नहीं होगा, और ये तली को भी नहीं छूता है, और इसीलिए इसको हम सस्पेंडेड लोड का नाम देते हैं। और ये पत्थर देखिए, यदि आप देखें तो ये ट्रैक्शन प्रक्रिया होती है जिसमें ये कुछ बार बार इसके सरफेस से टकराते हैं, जंप करते हैं, टकराते हैं, जंप करते हैं, टकराते हैं, जंप करते हैं, टकराते हैं। तो ये ट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा इनको कैरी किया जाता है। और ये पत्थर का आकार क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो ये जो है वो सरफेस के हमेशा संपर्क में रहता है, उसके कांटेक्ट में रहता है, और कांटेक्ट में रहते हुए मूव करता है। इस लोड को हम जो है वो साल्टेशन का नाम देते हैं। इस लोड की मोमेंट को साल्टेशन का नाम दिया जाता है। और डिपोजिशन की देखिए यदि बात करी जाए तो डिपोजिशन में तो रिवर में ये जितना भी सेडिमेंट जो ये ट्रांसपोर्ट कर रही है, जब भी नदी के वेग में कमी आएगी तो इस सेडिमेंट को ये छोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा था कि नदी का यदि वेग 2 गुना होता है तो उसके भार वहन की क्षमता 64 गुना हो जाती है। तो उतनी ही रेसों में जो है ये कम भी होता है। यदि वो जो 10 से 20 किलोमीटर हुआ था, जब वो 20 से 10 होगा तो नदी जो है वापस 6400 से 100 क्यूसिक सेडिमेंट कैरी करने की कैपेसिटी रखेगी।
और जो 6300 क्यूसिक सेडिमेंट रह गया उस सेडिमेंट को वो डिपॉजिट कर देती है और उस डिपोजिशन की वजह से जो है कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। और ये देखिए, यदि हम बेस लेवल की बात करें, अब बात ये करें कि रिवर जो है वो इरोजन अपर्दन जो है उस नदी के द्वारा किस हद तक किया जाएगा। तो उस संदर्भ में देखिए, यदि बात करी जाए तो रिवर सबसे पहले जो है वो दो स्ट्रीम जब मिलती हैं तो इन स्ट्रीम का जो बेस लेवल है वो ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है जहाँ पर इन नदियों का मिलन होता है। ये दोनों की दोनों स्ट्रीम सबसे पहले अपनी घाटी को इस लेवल के ऊपर लेकर आना शुरू करती हैं। फिर नदी के रास्ते में कोई बांध आ जाए या कोई लेक आ जाए तो उस लेक का जो वाटर लेवल है वो उसका सेकेंडरी बेस लेवल हो जाता है। यानी फिर वो नदी जो है वो मुख्य नदी भी अपनी घाटी को इस लेवल तक गहरा करती है और ये नदियां जो हैं इस नदी की घाटी को अपना बेस लेवल मान के चलती हैं। और फिर अल्टीमेटली जब ये नदी समुद्र में आकर मिलती है तो ये अल्टीमेट बेस लेवल होता है। यानी नदी रास्ते में चाहे किसी भी बेस लेवल को फॉलो करती रहे लेकिन उसका अल्टीमेट लेवल जो होता है वो बेस लेवल, वो सी लेवल होता है। यानी नदी अपनी सारी की सारी घाटी को वो इस लेवल तक जो है वो गहरा करती है और यही वो अवस्था है जिस अवस्था में आके डेविस ने कहा था कि पेनी प्लेन का जो है वो निर्माण होता है। और इरोजनल लैंडफॉर्म्स में देखिए, हम पहले बात करें तो वी शेप की वैली का निर्माण होता है। हमने बात करी थी कि रिवर जो है वो अपनी घाटी को गहरा करती है और चौड़ा करती है। जब उसका मार्ग लगातार गहरा होता रहता है तो उसके गहरा होते रहने मार्ग के कारण जो है वो वी शेप जो है उस वैली की डेवलप हो जाती है और उसी के परिणाम स्वरूप जो है इस वैली को हम वी शेप वैली भी कहते हैं। और गोर्ज की यदि बात करी जाए तो ये नैरो होती है और बहुत गहरी वी शेप वैली होती है। वी का आकार तो होता है इसका लेकिन बहुत शार्प वी जो है वो इस परिस्थिति में पाई जाती है जिसको हम गोर्ज कहते हैं। और कैनन की देखिए, यदि हम बात करें, ये आई शेप फीचर होता है। अपर पार्ट जो रिवर का होता है वहाँ पर इसकी डेवलपमेंट होती है। गोर्ज और कैनन में मुख्य जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है यही पाया जाता है कि कैनन जो है वो गोर्ज की अपेक्षा ज़्यादा गहरे और ज़्यादा जो है वो नैरो पाए जाते हैं। यानी देखिए, नदी इस एरिया से प्रवाहित हो रही है और उसकी जो घाटी है वो कुछ इस प्रकार की विकसित हुई है, वी शेप में जो है उसकी वैली डेवलप हुई है। यानी रिवर जब डीप इरोजन करती है तो अपनी घाटी को ऐसे गहरा कर रही है लेकिन इसके गहरा करने के साथ साथ जो है इसके जो ये किनारे थे इन किनारों पे वेदरिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है और उस वेदरिंग प्रोसेस के कारण जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और जब कभी भी यहाँ पर मास मोमेंट होती है तो वो मटेरियल मूव करते हुए रिवर की वैली में पहुँचता है और यहाँ पर बहता हुआ जल जो है उस मटेरियल को अपने साथ बहाकर ले जाता है और परिणाम स्वरूप नदी के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वो जो उसकी वैली है उस वैली के जो अपर पार्ट्स हैं वो चौड़े होते रहते हैं और इसका आकार जो है एक वी की भांति बन जाता है जिसको हम वी शेप वैली कहते हैं। लेकिन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर डीप इरोजन का जो रेट है वो तेज होता है और उसका जो लेटरल इरोजन है यानी वेदरिंग और मास मोमेंट की वजह से उसके जो किनारे जो है वो किनारों के ऊपर से वो चौड़ी हो रही थी, उसका रेट कम होता है तो ये वी कुछ इस प्रकार की बनती है और ऐसी वी आकृति को हम गोर्ज का नाम देते हैं। लेकिन एक परिस्थिति यदि ऐसी क्रिएट हो जाए कि रिवर की वैली जो है वो कुछ इस प्रकार से निर्मित हो जाए तो ऐसी निर्मित वैली को हम कैनियन का जो है वो नाम देते हैं। ये पिक्चर में देखिए, यदि आप देखें तो ये वो वी की शेप है। यानी इस एरिया में चट्टानें जो हैं वो वेदर्ड हो रही हैं, वेदरिंग के कारण रेगोलिथ डेवलप हो रहा है और स्लोप के कारण जो है मास मोमेंट हो रहा है। मास जो मोमेंट मटेरियल है वो यहाँ नदी में आता है और नदी उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है और परिणाम स्वरूप ये भाग जो है और चौड़ा होता चला जाता है और रिवर की जो शेप है वो वी शेप में जो है उसकी वैली डेवलप हो जाती है। ये गोर्ज और कैनन के केस में देखिए, यदि हम बात करें, ये बिल्कुल जो है आप देखेंगे तो इसकी आई की आकृति है। इस आकृति में इसको कैनन कहा जाता है लेकिन ये आकृति जो है यदि कुछ इस प्रकार से होती तो इसको हम गोर्ज का नाम देते। यानी बिल्कुल जो है वो वर्टिकल इरोजन, यानी नदी ऊपर से लेके नीचे तक, यानी रिवर का जो वाटर है वो जितने एरिया में अब फ्लो हो रहा है इतनी ही चौड़ाई यदि उसकी ऊपर तक भी पाई जाती है और बहुत ऊंचाई, बहुत गहरी घाटी में वो नदी प्रवाहित होती है तो ऐसी अवस्था में जो लैंडफॉर्म डेवलप होती है उसको हम कैनियन कहते हैं। लेकिन नदी का ऊपरी भाग थोड़ा सा जो है अगर वाइडर होता है, चौड़ा होता है, तो वो हमारा गोर्ज कहलाता है।
पोर्ट होल्स की बात करी जाए तो पोर्ट होल्स के केस में देखिए, जैसा हमने बात करी थी कि जो ट्रैक्शन लोड है वो ट्रैक्शन लोड बार बार जो रिवर का बॉटम है उससे टकराता है, ड्रिलिंग इफेक्ट डेवलप करता है। उस ड्रिलिंग इफेक्ट के कारण एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और बार बार वहाँ पर सेडिमेंट टकराने की वजह से उस डिप्रेशन जो है वो गहरा और चौड़ा हो जाता है और उसकी आकृति अंत में एक पोर्ट की तरह हो जाती है। और ऐसा होल जो रिवर के बॉटम पे पाया जाता है, उस पोर्ट की आकृति वाले होल को हम जो है पोर्ट होल कहते हैं। सिलेंड्रिकल शेप भी जो है इसकी पाई जाती है। प्लंज पूल की बात करी जाए तो ये बहुत गहरे जो है वो पोर्ट होल्स होते हैं और सामान्य तौर पर इन पोर्ट होल्स की जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट वाटरफॉल के एरिया में देखने को मिलती है और वहाँ पर ये बहुत गहरे पोर्ट होल्स डेवलप होते हैं जिनको हम प्लंज पूल का नाम देते हैं। ये आप पोर्ट होल के जो है वो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, यानी वो जो ट्रैक्शन लोड था वो लोड यहाँ से टकराया, आगे मूव किया, दूसरा लोड टकराया, मूव किया, ड्रिलिंग इफेक्ट लगातार डेवलप होता रहा, एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, उस डिप्रेशन में पानी भी जाना शुरू हो गया, एडीज की डेवलपमेंट, एक ट्रबुलेंस विकसित हुआ। उस ट्रबुलेंस के साथ जो साल्टेशन वाला लोड था और ट्रैक्शन लोड था वो दोनों के दोनों ने यहाँ पे कोरेजन इफेक्ट डेवलप किया और ये जो होल था इस होल का साइज बढ़ता चला गया और अंत में जब ये एक पोर्ट की आकृति में ले लेता है तो इसको हम पोर्ट होल का नाम देते हैं। और ये ऊपर से गिरने वाला पानी भी जो है ऐसा ही पोर्ट होल डेवलप करता है, लेकिन इस पोर्ट होल्स की जो गहराई होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ऐसी आकृति को यानी वाटरफॉल जो गिरता है, बहुत सारे जो हमारे इस तरफ के एरिया है, उत्तर भारत का, खासकर हमारा हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है केम्प्टी फॉल पे जाते हैं और केम्प्टी फॉल में वो जहाँ पर बैठ के नहा रहे होते हैं उस वाटरफॉल के नीचे वो प्लंज पूल होता है। वो प्लंज पूल है जहाँ पर आप बहुत आराम से नहाते हैं, आराम से फोटोग्राफी करते हैं, तो ये वाला जो है वो प्लंज पूल होता है वाटरफॉल का, वो नीचे वाला क्षेत्र जिस क्षेत्र में उसका पानी गिरता है और उसकी गहराई जो है वो पाई जाती है। वाटरफॉल की देखिए बात करी जाए, अचानक से नदी का पानी जो है जब एक ऊंचाई से जो है सीधा गिरना शुरू हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उसको हम फॉल कहते हैं और ये फॉल वाटर का होता है तो इसलिए इसको वाटरफॉल का नाम जो है वो दिया जाता है। और ये जो वाटरफॉल होता है ये कई सारी तरह का होता है। यदि ये वाटरफॉल जहाँ पर डेवलप हुआ था यानी इस एरिया में ये जो पानी था नदी का प्रवाहित हो रहा था ये कुछ इस तरीके से गिरना शुरू हुआ और ये जो बेड था यहाँ पर ये बेड हॉरिजॉन्टली बेडेड था और अल्टरनेट डिपोजिशन था यहाँ पर हार्ड रॉक्स का और सॉफ्ट रॉक्स का। यानी ये हार्ड रॉक्स थी, इस पे वाटरफॉल डेवलप हो गया, नीचे सॉफ्ट रॉक थी, ये पानी नीचे गिरता है और इस एरिया को लगातार इरोड करता रहता है और ऊपर का जो हिस्सा है वो जब लटक जाता है तो ऊपर पानी के भार के कारण वो भी टूट जाता है और इस वजह से जो रिसीडिंग वाटरफॉल है, पीछे हटते हुए जो जलप्रपात हैं उनका निर्माण होता है। और यही जो है यदि वर्टिकल शेप में यानी ये नदी का जल था यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ पर जो पाया जाता है डिपोजिशन वो वर्टिकल पोजीशन में है तो ऐसी अवस्था में परमानेंट वाटरफॉल बनते हैं। यानी इस एरिया में जहाँ पर ये फॉल डेवलप हुआ था वहाँ पर कोई डाइक थी तो उस डाइक के साथ साथ ये पानी लगातार गिरता रहता है और जो वाटरफॉल है जलप्रपात है पीछे नहीं हटता है, रिसीड नहीं करता है और ऐसी अवस्था में ये जो वाटरफॉल डेवलप होते हैं इन वाटरफॉल्स को हम परमानेंट वाटरफॉल का नाम देते हैं। कुछ और वाटरफॉल भी होते हैं जैसे प्लेटो से यदि जो है कोई नदी एकदम से नीचे उतरती है तो प्लेटो फॉल डेवलप होता है, कोई स्कार्प होता है किसी एरिया में तो स्कार्प फॉल डेवलप होता है। यदि रैपिड से जो है वो नदी काफ़ी बड़े बड़े रैपिड्स डेवलप हो जाते हैं तो स्टेप फॉल डेवलप हो जाता है। यदि हैंगिंग वैली जो ग्लेशियर के संदर्भ में हमने बात करी थी वो ग्लेशियर पिघल जाता है तो वहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी मेन रिवर को ज्वाइन करती है वहाँ पर वाटरफॉल डेवलप होता है, हैंगिंग वैली फॉल कहलाता है। यदि नदी के रास्ते में लावा जो है वो बहुत सारा आ जाए और उस लावा की वजह से एक डैम क्रिएट हो जाए तो उस डैम के ऊपर से बहता हुआ नदी का पानी जो वाटरफॉल डेवलप करता है डैम्ड फॉल कहलाता है। और ऐसा ही लैंडस्लाइड की वजह से ये स्थिति हो जाए तो लैंडस्लाइड डैम्ड फॉल कहलाता है। मोरेन जो ग्लेशियर लेके आता है उसकी वजह से डेवलप हो तो मोरेन फॉल कहलाता है। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति जो वाटरफॉल को डेवलप करती है उसी के आधार पर इन वाटरफॉल्स का जो है वो नाम भी दिया जाता है। और ये स्थिति देखिए ये हॉरिजॉन्टल बेडिंग है और यहाँ पर इसका लगातार इरोजन होने के कारण यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा है ओवर हैंगिंग क्लिप के रूप में डेवलप होता है और बाद में जब ये नीचे गिर जाता है तो ये वाटरफॉल जो है वो रिसीड कर जाता है
और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम इस अवस्था में देखें तो वर्टिकल अगर डिपोजिशन पाया जाता है तो ये परमानेंट वाटरफॉल डेवलप होता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा प्लंज पूल होता है। फिर रैपिड्स की बात करी जाए, यही जो बेडिंग स्ट्रक्चर था, अगर यही बेडिंग स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लाइंड पोजीशन में पाया जाता है, तो ऐसी इंक्लाइंड पोजीशन में पाए जाने की वजह से, यानी अब वो कुछ इस प्रकार से है, इंक्लाइंड पोजीशन में है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, तो ये रॉक इरोड हो जाएगी, ये स्थिर रहेगी, ये इरोड हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्टेप्स डेवलप हो जाते हैं और इन स्टेप्स को हम रैपिड्स का नाम देते हैं। और इंटरलॉकिंग स्पूर की बात करी जाए तो जो स्पूर होती है माउंटेन्स की, उस एरिया में जब रिवर बहना शुरू करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सच में रिवर जो है वहाँ पर लॉक हो गई है। तो ऐसी अवस्था में जो लैंडफॉर्म डेवलप होती है उसको हम इंटरलॉकिंग स्पूर कहते हैं। ये देखिए, अगर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं तो ये स्टेयर्स का एग्जाम्पल है जो रैपिड्स को प्रदर्शित कर रहा है। और ऐसे रैपिड्स का यदि एक लंबा चौड़ा बहुत सारा ग्रुप पाया जाता है तो उस अवस्था में उसको हम कास्केड का नाम देते हैं, शतलाकृति को। और ये वो स्पूर्स हैं और इनमें देखिए ये बहती हुई नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है और ऐसा लगता है कि रिवर जो है इट हैज़ बीन लॉक्ड बाय द स्पूर्स ऑफ द माउंटेन, देयरफॉर द सच काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग स्पूर। अब यदि हम कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करें कि ये नदी जो पहाड़ी एरिया से जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में ढाल कम होती है और ढाल कम होने की वजह से नदी का वेग कम हो जाता है, वेग कम होने की वजह से उसकी भार वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और उसी कारण वो जो अपना सेडिमेंट लेकर आई है उस सेडिमेंट को वो निक्षेपित कर देती है और परिणाम स्वरूप कई सारी निक्षेपित जो शतलाकृतियाँ हैं उनका विकास होता है। और सबसे पहले गिरिपदीय क्षेत्र में जो है जहाँ पर नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और अचानक से उसका ढाल जो है वो कम हो जाता है तो वो अपने साथ लेकर आया गया बड़ा बड़ा जो भार है, बड़े बड़े पत्थर है, उनको निक्षेपित कर देती है और परिणाम स्वरूप उनका जो निक्षेपण होता है वो एक पंखे की आकृति में होता है और उस शतलाकृति को हम अलुवियल फैन कहते हैं। और यही जो डिपोजिशन है यदि ये लंबे समय तक जारी रहे तो ये अलुवियल फैन जो है इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है और ये कॉन की शेप में आ जाता है जिसको हम अलुवियल कॉन का नाम देते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिपोजिशन है रिवर का जो एक फैन शेप में जो है यहाँ पाया जाता है, जहाँ पर ये मैदानी भाग में प्रवेश करी है इसको हम अलुवियल फैन का नाम देते हैं, क्योंकि अलुवियल वो चीज़ जो भी रिवर के द्वारा डिपोजिशन होता है उसको हम अलुवियल सेडिमेंट कहते हैं। और ये फैन का निर्माण क्योंकि अलुवियल अलुवियल सेडिमेंट की वजह से हुआ तो इसको अलुवियल फैन कहा जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल जो है और बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ही पहाड़ी एरिया से इस नदी ने यहाँ प्रवेश किया, अपने मटेरियल को डिपॉजिट कर दिया, अलुवियल फैन इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तो ये कॉन में डेवलप हो जाता है। रिवर मियांडर की बात करें तो नदी का जो नदी फिर आगे बढ़ती है समुद्र की तरफ तो ढाल प्रवणता भी जो है और कम होती चली जाती है और नदी में पानी की मात्रा अधिक होती है और परिणाम स्वरूप नदी का जो पानी है वो एक जिगजैग फॉर्म में बहते हुए चलना शुरू हो जाता है। और ये जिगजैग फॉर्म में बहते हुए चलने वाला पानी जो है एक ऐसी आकृति को एक्वायर करता है, धारण करता है, जो बिल्कुल सांप जिस प्रकार से मूव करता है ऐसी नदी की जो है वो धारा बन जाती है। और ये टर्की में जो है एक रिवर पाई जाती है जिसको मियांडर कहा जाता है, उसकी शेप के आधार पर इस आकृति को भी जो है वो रिवर मियांडर का नाम दिया जाता है। इस मियांडर में जो कॉनकेव पार्ट होता है वहाँ पर रिवर इरोजन करती है और कॉन्वेक्स जो पार्ट होता है उस पार्ट में इसके द्वारा डिपोजिशन किया जाता है। और इरोजन के आधार पर जो है इन मियांडर्स को हम नॉर्मल मियांडर कहते हैं, बहुत साधारण सा जो है वो जिगजैग उस फॉर्म बनती है। इनसाइज मियांडर होती है, बहुत तीखी मियांडर हो जाती है और बहुत बार वो कट भी जाती हैं। मिसफिट मियांडर होता है, यानी रिवर में अब पानी की मात्रा कम होगी, पहले बहुत बड़ा मियांडर था लेकिन वर्तमान समय में जो नदी के में पानी प्रवाहित हो रहा है वो उस मियांडर में फिट नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में जो मियांडर है उसको मिसफिट मियांडर का नाम दिया जाता है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर वेवी टाइप यानी थोड़ा सा उसमें जो लूप है वो डेवलप हुआ है। हॉर्स शू टाइप जैसे घोड़े का खुर होता है इतना बड़ा जो है वो मियांडर डेवलप हो जाता है। ऑक्सबो टाइप ऑक्स के बो की तरह जो है वो मियांडर डेवलप हो जाता है। देखिए नॉर्मल मियांडर की बात करें तो कुछ ऐसा होता है जिसको वेवी मियांडर भी कहते हैं। इनसाइज्ड मियांडर जो है वो कुछ इस प्रकार से विकसित हो जाता है और ये ऑक्सबो जो है उसकी भांति भी प्रतीत होता है। और एक मियांडर कुछ इस प्रकार का भी होता है जिसको हॉर्सशू टाइप मियांडर का नाम दिया जाता है। याजू स्ट्रीम होती है, ये जो लीवीज होते हैं नेचुरल लीवीज
उन नेचुरल लीवेज के साथ साथ प्रवाहित होती हुई एक जो रिवर की स्ट्रीम होती है, बहुत लंबे एरिया तक प्रवाहित होते होते वो नदी में मिलती है। तो ऐसी जो ट्रिब्यूटरी होती है उसको हम याजू स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये रिवर का मियांडर जो है आप देख पा रहे हैं, और इसका ये वाला जो हिस्सा है, जो कॉन्वेक्स पार्ट है, यहाँ पर इरोजन करती है ये नदी, और बार बार अंडर बैंक कटिंग के कारण इस एरिया में जो है ये मियांडर का एरिया बढ़ता चला जाता है, और इस एरिया में डिपोजिशन होता है जहाँ पर पॉइंट बार की डेवलपमेंट होती है, जो एक समय के बाद जो है वो रिवर को ब्रेडिड फॉर्म भी जो है वो प्रदान कर देता है। और यहाँ पर देखिए आप मियांडर को फिर से जो है आप मियांडर को देख पा रहे हैं, और कुछ फ्लड प्लेन फीचर्स जो हैं, जैसे ये जो रिवर है ये लंबे जगह तक बहते हुए नदी को ज्वाइन करती है, ये याजू स्ट्रीम कहलाती है। और ये रिवर का जो है वो मियांडर है, ये वेवी फॉर्मेशन में है, ये ऑक्सबो टाइप में जो है ये ऑक्सबो टाइप में हो जाता है, ये जो है हॉर्सशू शेप में हो जाता है। तो कई सारा मियांडर जो है वो डेवलप होता है, और इसी नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के परिणाम स्वरूप ये अपने किनारों पर भी जो है वो मटेरियल को डिपॉजिट करती है, जहाँ पर लीवीज डेवलप होते हैं, और भी कई सारी सतलाकृतियों का निर्माण जो है इस क्षेत्र में होता है। और फ्लड प्लेन यानी वो नदी में जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ आने के कारण नदी का पानी फैलता है लंबे एरिया में, फैलने के बाद वो अपने साथ लाया गया सेडिमेंट वहाँ डिपॉजिट कर देता है, और ऐसे जो पानी है वो जो फैलता है और कुछ समय तक खड़ा रहता है उसको हम फ्लड कहते हैं। और उस फ्लड की वजह से जिस प्लेन की डेवलपमेंट होती है उस प्लेन को हम फ्लड प्लेन का नाम देते हैं। बार बार इसमें पानी भरता है, इसको खादर का एरिया भी कहा जाता है। नेचुरल लीवीज, ये नदी बार बार जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण जब रिवर का वाटर ओवर स्पिल करता है, वह ओवरफ्लो करता है, तो उसका जो सेडिमेंट होता है वो उसके किनारों पे लगातार जमा होता रहता है, और उसके किनारों पे एक रिज जो है वो डेवलप हो जाती है। ऐसी डेवलप्ड रिज चैनल बैंक के ऊपर जो होती है उसको हम नेचुरल लीवी का नाम देते हैं। क्रीवेसिस प्ले की बात करी जाए तो ये सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है उस ब्रीच के अकॉर्डिंग फ्लड की स्थिति के दौरान, जहाँ पर नदी जो है वो ब्रीच करती है। बैक स्वाम्प, क्योंकि लीवी की डेवलपमेंट हो गई है, जहाँ से ब्रीच किया था यानी नदी ने अपने लीवी को तोड़ के आसपास के एरिया में पानी फैला था, पुअर ड्रेनेज होने के कारण वो पानी वापस नदी में नहीं आ पाता, उस एरिया में खड़ा रहता है और वहाँ पर जो है स्वैम्पी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। ऐसे एरिया को बैक स्वाम्प का नाम दिया जाता है। रूट की अगर बात जो है वो करी जाए तो ये वेल डेवलप्ड जो लीवी होती हैं उसकी एब्सेंस में जो है वो रिवर यदि एक शॉर्टर पाथ और स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर लेती है तो उस स्थलाकृति को हम च्यूट का जो है वो नाम दिया जाता है। ऑक्सबो लेक रिवर का जो मियांडर है वो यदि कटता चला जाए और कटने के कारण उसका मियांडर जो है अबंडन हो जाए, यानी बिल्कुल दूर के एरिया में वो खाली खड़ा रह जाए, तो ऐसी अवस्था में ऑक्सबो जो लेक है उसका निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम आप देखें तो ये नदी जो है, हम बल्कि पिछले डायग्राम पे जो है चलते हैं और वहाँ पर इसको कुछ लैंडफॉर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए यदि हम देखें तो ये जो मियांडर था, यानी इस एरिया में अब रिवर जो है वो लगातार यहाँ पर इरोजन करेगी और इधर भी इरोजन हो रहा है, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये इस मार्ग को ज्वाइन कर लेती है और इसको हम CHUT चूट का जो है वो इसको नाम दिया जाता है। और जब ये मार्ग ये स्ट्रेट मार्ग को फॉलो कर लेती है तो ये वाला जो हिस्सा है वो नदी का जो चैनल है उससे कट जाता है, और अबंडेंट जो पार्ट होता है वो बाद में कुछ इस तरह से विकसित हो जाता है जिसको ऑक्सबो लेक का जो है नाम दिया जाता है। और बार बार इस नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका पानी जो है इस एरिया में फैलता है और अपने साथ लेके आए गए सेडिमेंट को यहाँ लगातार डिपॉजिट करता रहता है। एक प्लेन की डेवलपमेंट हो जाती है जिसको हम फ्लड प्लेन का नाम देते हैं। और यही फ्लड प्लेन में जो है वो बैक स्वाम्प, इसके एक एरिया से यदि जो है वो रिवर का वाटर जो है वो वापस नदी में ना आ पाए तो ऐसी अवस्था में बैक स्वाम्प की डेवलपमेंट होती है। जैसा ये वाला जो है जहाँ से नदी का पानी फैला था और इस एरिया में जो डिपोजिशन हुआ ये क्रीवेसिस प्ले कहलाया। ये फ्लड बेसिन या फ्लड प्लेन जो है ये कहलाता है। और इस नदी का पानी जब ओवर स्पिल करता है तो यहाँ पर इस किनारे के ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट करता रहता है और इस किनारे के ऊपर जो है एक रिज डेवलप हो जाती है जिसको नेचुरल लीवी का नाम जो है दिया जाता है। प्राकृतिक तटबंध इनको हम कहते हैं। पॉइंट बार, नदी में भार वहन की क्षमता जब और कम हो जाती है तो वो अपने बेड पे ही जो है वो सेडिमेंट को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और उस डिपोजिशन के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो है एक सैंड का
एक एरिया क्रिएट हो जाता है जो पॉइंट बार होता है। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा पॉइंट बार जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर माजोली जो द्वीप है वो इसी पॉइंट बार का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पॉइंट बार था, उस पॉइंट बार पे धीरे धीरे वेजिटेशन ग्रो कर गई और वेजिटेशन ग्रो करने के कारण वहाँ पर जो इरोजन था वो कम होता चला गया और वो एक आइलैंड की तरह जो है वो विकसित होता चला गया। ये पॉइंट बार पे यदि वेजिटेशन ग्रो ना करे तो नदी में जब पानी की मात्रा बढ़ती है तो ये इस पॉइंट बार को इलोंगेटेड शेप में जो है वो डेवलप कर देती है, एक रिज की शेप इसकी बना देती है। उस रिज शेप को हम स्क्रोल कहते हैं। इंटरफ्लूविये या दोआब की हमने बात करी तो ये वो एरिया होता है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। रिवर टेरेसीज की यदि बात करी जाए तो ये नदी के किनारे पे मिलने वाले जो है वो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो कि फॉर्मर फ्लड प्लेन जिनको कहा जाता है। और ये पेड और अनपेड दोनों होते हैं। पेड यदि पाए जाते हैं यानी नदी के दो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दोनों पे जो फ्लड प्लेन पाया जाता है, यदि उसकी जो ऊंचाई है दोनों की एक समान है तो ये रिज्यूनेशन को दर्शाता है कि नदी ने अपनी घाटी को वहाँ गहरा करना शुरू किया था। और अगर ये अनपेड होते हैं, दोनों तरफ ऊंचाई में अंतर होता है, तो वो अवस्था जो है अनपेड टेरेसीज को डेवलप करती है। और ये आप यदि देखें तो ये पॉइंट बार्स हैं, जिसके कारण ये जो ब्रेडिड चैनल है, इस ब्रेडिड चैनल की डेवलपमेंट भी जो है इन्हीं पॉइंट बार्स की वजह से यहाँ पर जो है वो डेवलप हुई है। और यही पॉइंट बार जो है यदि एक रिज की शेप में कुछ इस तरीके से नदी के द्वारा कर दिए जाएं तो ये स्क्रोल्स जो हैं वो कहलाते हैं। और ये अगर आप जो है और क्लोज व्यू इसका देखें तो ये पॉइंट बार है और ये स्क्रोल का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है, जो कि एक रिज शेप में इलोंगेटेड शेप में जो है वो रिवर ने इसको डेवलप किया है। और टेरेसीज की देखिए यदि बात करी जाए तो टेरेसीज कुछ रिवर पे इस प्रकार से जो है वो विकसित होते हैं, यानी ये वो समय था जब नदी यहाँ पर बह रही थी और नदी का पानी ओवरस्पिल करता था और दोनों तरफ जो है आप इस डायग्राम को जो है हम यहाँ पर विकसित कर देते हैं, यानी कुछ ये स्थिति जो है ये डेवलप हुई थी। यानी नदी जब यहाँ प्रवाहित हो रही थी तो इस एरिया में फ्लड प्लेन डेवलप हुआ था, फिर नदी में पानी में तेज वृद्धि हुई, तेज उसकी गति हुई, उसने अपनी घाटी को गहरा करना शुरू किया, इस लेवल पे पहुंची, यहाँ पर फ्लड प्लेन डेवलप हुआ, वर्तमान समय में यहाँ विकसित हो रही है। तो ये नदी की घाटी को जो वैली डिपनिंग का प्रोसेस है उसको दर्शाता है, जो रिज्यूनेशन होता है, यानी नदी में अचानक से वेग में वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों तरफ की जो ऊंचाई होती है इन टेरेसीज की एक समान होती है, जिनको हम पेड टेरेस कहते हैं। और अगर ये असमान होती है तो वो रिज्यूनेशन की स्टेज के विपरीत होता है। और फिर यदि हम बात करें डेल्टा की तो शेप के आधार पर डेल्टा बेसिकली एक ट्रायंगुलर फीचर होता है, जो नदी के मुहाने पर जब नदी समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर जो है इस फीचर की डेवलपमेंट होती है और उस क्षेत्र में बनने वाला ये एक ट्रायंगुलर शेप फीचर, जिसको हेरोडोटस ने जो है सबसे पहली बार नील नदी पे आइडेंटिफाई किया था और वो ग्रीक के लेटर डेल्टा से मिलता था तो उसको डेल्टा का नाम दिया था। आकृति के आधार पर देखिए यदि बात करें तो ये आर्क्वेट डेल्टा हो सकता है, बर्ड फुट डेल्टा हो सकता है, एस्ट्राइन डेल्टा हो सकता है, ट्रंकेटेड या डाइसेक्टेड डेल्टा हो सकता है। ग्रोथ के आधार पर बात करें तो दो तरह का होता है, ग्रोइंग और अबंडेंट या ब्लॉक डेल्टा। आर्क्वेट डेल्टा जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और ट्रायंगुलर शेप इसकी पाई जाती है, नाइल रिवर है इजिप्ट में, ये जो है इस तरीके का डेल्टा डेवलप करती है। और ये देखिए यदि आप देखें तो ये वाला डेल्टा जो नील नदी के द्वारा बनाया गया है ये बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप को एक्वायर करता है और ऐसा जो डेल्टा होता है इस डेल्टा को हम आर्क्वेट डेल्टा का नाम देते हैं। और ये एग्जांपल भी आप जो है इसको देख सकते हैं। और सैटेलाइट इमेज में देखिए यदि आप देखें तो ये जो लाल रंग है ये डेल्टा पे ग्रो करी हुई वेजिटेशन को दर्शाता है और ये भी जो है आर्क्वेट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा, ये डेल्टा पक्षी का जो पंजा होता है उसकी आकृति में बिल्कुल पाया जाता है। रिवर की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टा है वो इसका एक एग्जाम्पल है। और ये देखिए यदि आप देखें तो पक्षी का जो पंजा होता है वो कुछ इसी प्रकार का पाया जाता है, यानी उसके किनारे पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी इस साइड है, एक इस साइड है और मेन रिवर इस साइड है और इधर का डेल्टा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो एक बर्ड फुट की भांति होता है, तो इसको हम बर्ड फुट डेल्टा का नाम देते हैं। मिसिसिपी का डेल्टा ये बहुत फेमस है। और ये देखिए यदि आप जो है सैटेलाइट पिक्चर इसकी देखें तो ये आप जो है बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि बर्ड फुट जो है वो बिल्कुल उसी की तरह ये विकसित हुआ है। एस्चुराइन डेल्टा, इसकी कोई विशेष शेप नहीं होती है, अमेजन रिवर का
जो डेल्टा है ब्राज़ील में, वो इसका उदाहरण होता है। इसमें होता क्या है कि उस एरिया में करंट या वेव्स की वजह से बार बार जो है वो डेल्टा, जो नदी डेवलप कर रही है उस डेल्टा की आकृति जो है वो चेंज होती रहती है, और ऐसे डेल्टा को हम एस्चुराइन डेल्टा का नाम देते हैं। अबंडेंट ये बल्कि बहुत जो डाइसेक्टेड डेल्टा होता है, बहुत कटा फटा जो है वो डेल्टा ये पाया जाता है, जिसको हम एस्चुराइन डेल्टा का नाम देते हैं। और जैसा एस्चुरी आपने पढ़ी है, ये सेमी एनक्लोज कोस्टल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर फ्रेश वाटर और रिवर जो है वो मीट करते हैं। और ये हमारा जो है वो डेल्टा के संदर्भ में, ग्रोइंग डेल्टा बेसिकली वो डेल्टा होता है जिसका विकास लगातार हो रहा है। और नदी, जैसा कि हम जानते हैं कि अपना मार्ग बदलती है, और नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण से जो है, यदि जो उसका फॉर्मर डेल्टा होता है और अब नदी जो है एक नई डेल्टा का निर्माण कर रही होती है, तो वो जो पहले वाला डेल्टा जो नदी का होता है उसको हम अबंडेंट डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो रिवर के केस में जो है जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं उसके संदर्भ में हमारा डिस्कशन जो है वो यहीं तक है। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप बेझिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मेरे द्वारा जो है वो बहुत जल्दी देने का प्रयास मेरा रहता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे वीडियो जो हैं अलग अलग टॉपिक पे मैं रिकॉर्ड करने पे लगा हुआ हूं, और बहुत जल्दी जो है आप तक उनको पहुंचाया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है वो ज़रूर दबा दें, और जिन्होंने एक बार दबा दिया है वो दोबारा उसको ना दबाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।